अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने ब्रश टूल को डिस्कस किया था और उसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स होते हैं जो पेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस सेशन में हम क्लोन स्टैम्प टूल को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं एक इमेज ड्रैग कर लाता हूँ अपनी वर्क स्पेस पर। तो इमेज ऐड हो गई है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, क्लोन यानी क्लोन होता है एक तरह से कॉपी कर देना। तो हम क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, यानी उसको डुप्लीकेट उसका बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ का सोर्स चाहिए होता है कि हम क्या चीज़ डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। तो हमें पहले उसका सोर्स सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जिस चीज़ को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं वहाँ जाकर हम आल्ट दबाएंगे और उस पर क्लिक करके हम एक तरह से उसका सोर्स ले लेंगे। फिर हम जहाँ पर वो ड्रा करना चाहते हैं वहाँ आकर हम उसे क्लिक कर देंगे। ये देखें, क्लिक दबा कर रखेंगे और उससे वहाँ पर ये देखें वो पेस्ट हो गया। और एज़ यूजुअल जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसी कोई चेंजिंग जब आप करेंगे तो आप न्यू लेयर पर करेंगे। इसी तरह जब आप क्लोन भी बनाएंगे तो न्यू लेयर वहाँ से ऐड करेंगे और फिर उसमें आप इसे क्लोन को ड्रा करेंगे ताकि बाद में आप उसे ईज़िली एडजस्ट कर सकें। अच्छा, ऊपर आप देख रहे होंगे ये कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम करंट लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं फर्दर डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पास इस टाइम जो सिलेक्टेड लेयर है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी ड्रा नहीं हुआ। वो ये देखें ब्लैंक लेयर है जो भी हमने ऐड की थी। तो अब जब मैं क्लोन के लिए यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ ना, ये देखें, ये मैंने सोर्स लिया, आल्ट का बटन दबाया और सोर्स वहाँ से मैंने क्लिक करके ले लिया। तो देखिए अब मैं ये ड्रा कर रहा हूँ अपने माउस से क्लिक करके, लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो लेयर सिलेक्ट की हुई है ना वो ब्लैंक है। तो ब्लैंक सोर्स में यानी ब्लैंक लेयर में सोर्स भी उसका ब्लैंक ही होगा। जब हमारे पास कुछ डाटा ही नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, तो हम वो क्या उसमें कॉपी कर सकते हैं। इस वजह से वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर कुछ भी ड्रा नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये देखें, फ्रंट एंड बिलो। अब देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और अब यहाँ पर ये ड्रा हो रहा है, लेयर 1 ही सिलेक्ट है। तो करंट एंड बिलो का मतलब है कि अगर आपकी जो करंट लेयर है वो ब्लैंक भी हो तब भी वो नीचे वाली लेयर से उसका सोर्स पिक कर लेगा और इसे आपकी ब्लैंक लेयर पर ड्रा कर देगा। इसी तरह हमारे पास ये एक और ऑप्शन यहाँ पर आती है, ऑल लेयर्स। अब ऑल लेयर्स में ये होता है कि अगर आपके पास 4-5 लेयर जो हैं वो आपने ऐड की हुई हैं और उसमें सब की सब वो ब्लैंक हैं, उस सूरत में भी वो उस लेयर से डाटा ही देखें कॉपी कर लेगा। जहाँ पर डाटा कुछ मौजूद है, ऑब्जेक्ट वगैरह, वहाँ से डुप्लीकेट कर लेगा। तो ये ऑल लेयर्स इस तरह से काम करती है कि अगर ब्लैंक लेयर्स भी हों आपके पास तो ये जिस लेयर में कुछ मौजूद है वहाँ से डाटा ये कॉपी कर लेता है डुप्लीकेट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं। ये सेम ऑप्शंस हैं जो हमने पहले भी ब्रश वगैरह में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से साइज़ है, हार्डनेस वगैरह है, उसका मुख्तलिफ प्रीसेट्स दिए गए हैं। इसी तरह ये फ़्लो की ऑप्शन है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे टूल्स में भी। इसके अलावा मतलब बेसिक काम जो इस टूल का है वो यही है कि ये चीज़ों को डुप्लीकेट करता है। जैसे अभी हमने डुप्लीकेट करके भी देखा था, आल्ट दबाकर हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये उससे रिस्पेक्टिवली उस हिस्से को जो है वो क्लोन कर देता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्लोन बनाने के लिए पहले हम सोर्स लेते हैं और ये देखिए यहाँ से मैंने सोर्स लिया है। जो प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है पेंसिल पर सोर्स पे, तो ये देखें जहाँ जहाँ ये प्लस साइन जाएगा वो चीज़ यहाँ पर डुप्लीकेट होती जाएगी। ये देखें, सिर्फ पेंसिल डुप्लीकेट नहीं कर रहा, आपका लाइव बराह रास्त जहाँ जहाँ सोर्स आपका जा रहा है वो चीज़ यहाँ पर कॉपी करता जा रहा है। ये देखें। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि पेंसिल के अलावा जो हिस्सा है, एक्स्ट्रा हिस्सा है, वो आप रेज़ कर सकें तो वो यहाँ से रेज़ नहीं होगा क्योंकि हमने इसे उसी लेयर पर जो है वो क्लोन बना दिया था। देखें ये पूरी इमेज को ही यहाँ से रिमूव करने लग गया है। ये देखें, और इसका बेहतरीन तरीका मैंने पहले भी बताया था कि यही है, आप जब भी क्लोन बनाएं तो उसे एक न्यू लेयर पर बनाएं। वो बाद में एडजस्ट करने में आपके लिए बहुत आसानी रहती है अगर आप न्यू लेयर पर बनाएंगे। न्यू लेयर के लिए यहाँ से आपके न्यू लेयर ऐड होती है। उसके बाद अब दोबारा देखें, आल्ट से मैंने सोर्स सेलेक्ट किया और ये याद रखिएगा आपका सोर्स जहाँ जहाँ जाएगा वो उसी चीज़ को डुप्लीकेट करेगा। अब आप ये देखेंगे जो हमने डुप्लीकेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये एक न्यू लेयर पे किया है। तो अब हम इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, इसे मूव भी कर सकते हैं।
ये देखें, ये इजीली रिमूव हम इसे कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अगर हम चाहें कि ये पेंसिल के साथ जो कुछ इजाफी एरिया यहाँ पर ऐड हो गया है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। हम रेज़र टूल सेलेक्ट करेंगे सिंपली, और ये देखें, क्योंकि हमने इसे न्यू लेयर पर ऐड किया है तो ये इजीली यहाँ से हम इसे इरेज कर रहे हैं। तो आप हमेशा जो भी ऐसे एडिट वगैरह करेंगे वो कोशिश कीजिएगा कि न्यू लेयर पर करें, ताकि आप बाद में भी उसे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होता है, अक्सर हम लेयर बनाते हैं तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरा हमारे पास रेस्टराइज ऑब्जेक्ट या रेस्टराइज लेयर होती है। तो ये इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये मैं आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम वर्क स्पेस बना लेते हैं। यहाँ मैं इसकी विड्थ जो है 1500 बाय 1500 कर लेता हूँ, और ये क्रिएट कर ली हमने यहाँ से। तो ये हमारी वर्क स्पेस यहाँ पर बन गई है। यहाँ से अब मैं कोई इमेज क्विकली जो है वो ड्रैग कर लाता हूँ। अब आप देखें कि जब भी आप बाहर से कोई इमेज लेकर आएंगे ना, जैसे अभी मैं लेकर आया हूँ ड्रैग करके, तो वो फ़ोटोशॉप उसे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगी। और आपको पता कैसे चलेगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है? तो ये देखें, यहाँ पर एक आइकन आ जाता है, ये वाला। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसके साथ लिखा हुआ भी आ जाएगा वैसे तो, कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये देखें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। तो उसे आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें रेस्टराइज लेयर की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एक नॉर्मल लेयर जो हमारे पास होती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से अब मैं एक और इमेज जो है वो ड्रैग करके ले आता हूँ, यही वाली ले आता हूँ, और ये देखें दोबारा से ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूँ कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रेस्टराइज ऑब्जेक्ट या रेस्टराइज लेयर में फ़र्क क्या है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं। तो पहले मैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली जो लेयर है इसे हाइड कर देता हूँ और अपनी नॉर्मल लेयर पर आ जाता हूँ। इसे देखिए, मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, आल्ट शिफ्ट से इक्वली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इसका मैंने साइज़ जो है वो स्मॉल कर दी है बिल्कुल, और अब मैं एंटर दबा दूँगा। मैंने इसका इस साइज़ जो स्मॉल कर दिया। अब मैं इसे दोबारा ज़रा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी दबाता हूँ, दोबारा से इसे रीसाइज़। तो ये आप इसके देखें, इसके पिक्सेल्स जो हैं वो कितने आउट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है कि जब हमने ये ट्रांसफॉर्म किया था ऑब्जेक्ट जो स्मॉल साइज़ में, तो फ़ोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली उसके पिक्सेल्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ के मुताबिक कर दिए थे। तो अब जब हमने दोबारा उसे बड़ा किया है तो ये देखें पिक्सेल्स आपके सामने अभी बहुत आउट हो चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसके ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल भी शो हो रहा है। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये देखें एंटर किया, स्मॉल हो गया साइज़ इसका। दोबारा से अब हम बड़ा करेंगे तो ये देखें एज़ इट इज़ इसने उसके पिक्सेल्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया, और ये अपनी परफेक्ट पोजीशन में दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ा स्मार्टली परफॉर्म करता है, और आप इसके जो साइज़ को जब भी छोटा करेंगे या और फिर दोबारा बड़ा करेंगे तो फ़ोटोशॉप इसके पिक्सेल्स को स्टोर रखता है अपने पास, और इसके पिक्सेल्स को ख़राब नहीं करता स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। जबकि दूसरा मैंने आपको नॉर्मल लेयर पे परफॉर्म करके बताया था, दिखाया था कि जब हम उसको रिड्यूस करके दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आते हैं तो वो उसके पिक्सेल्स को ख़राब कर देता है, आउट कर देता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप उसके पिक्सेल्स को स्टोर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें भी हैं कि यहाँ पर अगर मैं पेंट का इस्तेमाल करूँ इस लेयर पर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह से ये रेज़र है, ये भी देखें डिज़ेबल है, इसकी ऑप्शन आ रही। और ये क्लोन वगैरह, मतलब मोस्टली जो टूल्स हैं वो आप इस पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर। तो इसका सलूशन सिंपल सा है कि जब भी आप इमेज बाइट से लेकर आते हैं तो आप उसी वक्त उसे ट्रांसफॉर्म कर लें, अपने साइज़ के मुताबिक उसे बड़ा छोटा कर लें। तो उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप राइट क्लिक करें उसके नाम पर और रेस्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर दें, यानी वो एक नॉर्मल लेयर बन जाएगी। और फिर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो आप नॉर्मल लेयर पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल लेयर या रेस्टराइज लेयर की समझ आ गई होगी। कंटेंट अवेयर की ये ऑप्शन बहुत यूज़ होती है और इसका बेसिक पर्पस ही ये है कि आप किसी भी चीज़ को इमेज में से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं इजीली और एफिशिएंटली। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी भी इमेज में से फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेज है और हम इसमें से ये जो लड़का है इसे रिमूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्विकली इसे क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जितना हिस्सा भी सिलेक्शन से बाहर है हम उसे आल्ट दबा कर तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, आल्ट दबा के आप इसे कर सकते हैं ताकि वो ज़रा एक्यूरेट लगे। तो ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है और कंटेंट अवेयर की ऑप्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट किस्म की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जो हमारे पास ऊपर ये टैब है सिलेक्ट टैब, इसमें आलमोस्ट जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सब के सब सिलेक्शन टूल्स पर ही इस्तेमाल होती हैं। यहाँ जो हम सिलेक्शन क्रिएट करते हैं इसी तरह से ये डी सिलेक्ट है, कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की होती है और ये इन्वर्स भी है, हम इसे यूज़ करते भी रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से। और इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मॉडिफाई है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले बॉर्डर है, ये आपकी सिलेक्शन में बॉर्डर ऐड कर देगा जैसा कि नाम से जाहिर है। इसी तरह से स्मूथ है और जो फीदर है इसका भी यही काम है कि ये भी ज़रा स्मूथ और सॉफ्ट कर देता है। और ये जो एक्सपेंड का बटन है ये आपकी जो सिलेक्शन है उसे बाहर की तरफ ज़रा एक्सपेंड कर देगा, खोल देगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिलेक्शन को ज़रा अंदर की तरफ मोल्ड कर देगा। तो हमें कंटेंट अवेयर यूज़ करने के लिए जिस ऑप्शन की ज़रूरत है इस टाइम वो एक्सपैंड है। तो हम एक्सपैंड के बटन पे क्लिक करेंगे, आगे इस तरह से आपका ये डायलॉग बॉक्स एक अपीयर हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैं 10 पिक्सल्स पर इसे ओके करने लगूँगा और आप देखिएगा कि इसकी जो सिलेक्शन है ये थोड़ी सी बाहर आ गई है। देखें ये क्यों हुआ है, ये हमने 10 पिक्सल्स पे इसे किया है, ये इस वजह से इसकी सिलेक्शन जो थोड़ी है वो बाहर को आ गई है। अच्छा, जब आप कंटेंट अवेयर की ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी सिलेक्शन है जो आपने बनाई है वो आपकी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ज़रा बाहर आ जाए। जैसे अभी हमने 10 पिक्सल्स पर की है तो वो सिलेक्शन जो है उसकी थोड़ी सी बाहर को आ गई है। तो आपने भी कोशिश करनी है, ये डिफरेंट इमेजेस के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपने 10 पिक्सल्स ही करना है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बाहर आ जाए सिलेक्शन, जैसे इस टाइम आई है। तो हम कंटेंट अवेयर इस पर अप्लाई करेंगे, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूँ, ये याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस एंटर आप अपने कीबोर्ड से बताएंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर करंट कंटेंट अवेयर की जगह फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर या पैटर्न कुछ और सेलेक्ट हुआ हो, तो आप याद रखिएगा कि उसे आप कंटेंट अवेयर कर लें। फिर आप सिंपली ओके कर देंगे, इसे वेट करेंगे आप इसके प्रोसेस होने का। और ये देखें ये सक्सेसफुली जो है रिमूव हो गई है, बहुत एफिशिएंटली और बहुत परफेक्टली। यहाँ मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर पहले कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था। तो आज का टॉपिक यही था कि कंटेंट अवेयर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी आइडिया होगा कि हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन में से कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे होते हैं, तो ये उसका बड़ा इजी वे है कि आप उसे कंटेंट अवेयर की मदद से यानी पहले आप सेलेक्ट कर लें उसे किसी टूल की मदद से और बाद में उसे कंटेंट अवेयर की मदद से रिमूव कर दें। होप सो कि आपने इस चीज़ को सीखा होगा। ब्रश टूल और रेज़र टूल हमारे पास यहाँ पर होता है, तो हम एक इमेज यहाँ से ऐड कर लेते हैं समझने के लिए। अच्छा, अब जो इसमें से इतना हिस्सा है ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से और कंट्रोल जे से इसकी कॉपी कर लूँगा, यानी न्यू लेयर में बना दूँगा इसे मैं। हाँ, ये देखें इसकी यहाँ पर न्यू लेयर जो है वो ऐड हो गई है एक तरह से। अब मैं मूव टूल से इसको मूव भी कर सकता हूँ, जो कि पहले नहीं हो सकता था। ये देखें ये डुप्लीकेट लेयर थी क्योंकि। अब मैं कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और अब मैं राइट क्लिक करके इसे यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। ये देखें यहाँ से ये जो है वो फ्लिप हो गई है हॉरिजॉन्टली।
और अब मैं एंटर कर दूंगा यहाँ से, ये देखें। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कहूँ कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं इनिशियल स्टेट में लाने के लिए ये टूल यूज़ करूँगा, हिस्ट्री ब्रश टूल। ये देखें, यानी जो भी इसकी हिस्ट्री थी ये यहाँ पर उसे पेस्ट कर रहा है, जैसा यहाँ पहले था ये वही यहाँ पर एक तरह से पेंट कर देगा। तो अब मैं यहाँ से लेयर आपको ये देखें, तो ये वो चीज़ है जो उसकी इनिशियल स्टेट थी, सबसे पहले थी बग़ैर चेंजिंग के इस तरह था, और हमने उसे चेंज करके ये देखें ब्रश टूल को यूज़ किया था, हिस्ट्री ब्रश टूल को, और अब ये इस हालत में है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल बेसिकली यूज़ होता है कि जो भी हमने एडिटिंग की है उसको उसकी इनिशियल स्टेज पर लाने के लिए, या उसको उसकी पहली पोजीशन पर लाने के लिए जैसे वो पहले थी, तो उसके लिए हम इसे हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब इरेज़र टूल है हमारे पास। तो रेज़र टूल बेसिकली लेयर को रेज़ करने के लिए यूज़ होता है, और इस टाइम आप देख भी लें हमारे पास जो सिलेक्टेड लेयर है वो ये वाली लेयर है जो अभी सामने बनाया था, देखें सिर्फ उसी को रेज़ कर रहा है। जो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है या डुप्लीकेट जो पहले की लेयर बनी हुई है उसे रेज़ नहीं कर रहा, सिर्फ सिलेक्टेड लेयर को ये रेज़ कर रहा है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ से ब्रश टूल से कुछ ड्रा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ ये न्यू लेयर जो है वो सिलेक्ट हुई है, तो हम यहाँ से इसे रेज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ उस लेयर पे जो कंटेंट है उसे रिमूव कर रहा है ये रेज़र। अच्छा, ब्रश टूल की तरह हम इसकी रेज़र टूल की भी हार्डनेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह इसका ये जो नीचे पोस्चर है उसे चेंज कर सकते हैं। ये मैं ऑप्शंस और भी टूल्स में दी गई थी, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसका साइज़ भी हम उसी तरह शॉर्टकट की से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे और उसे यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये इसी लेयर में, मतलब यहाँ पर ही इसकी एक लेयर जो है वो क्रिएट कर देगा। ये देखें, इसी वर्क स्पेस में उसने जो लेयर है वो क्रिएट कर दी है। लेकिन अगर हम इसी इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर आके छोड़ते हैं तो ये एक ये देखें लोडिंग का इसने एक नई वर्क स्पेस यहाँ से क्रिएट कर दी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ोटोशॉप जो है वो ऑटोमेटिकली आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड कर देता है जब भी आप इमेज ऐड करते हैं, और वो उस कलर की जो है वो आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जो आपने यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया होता है। इस टाइम बैकग्राउंड कलर रेड है, तो अगर मैं आगे से इमेज को रेस करता हूँ तो हमारे पास बैक में जो है वो रेड कलर आ जाएगा। ये देखें, हमने वाइट नहीं सिलेक्ट किया हुआ, हमने रेड सिलेक्ट किया हुआ है बैकग्राउंड कलर, तो हमें उसने वर्क स्पेस भी रेड कलर की दी है। अब हम आगे से लेयर को रेस कर रहे हैं तो बैकग्राउंड देखें हमारे पास रेड होता जा रहा है। तो हुआ क्या, इस टाइम हमने जो इमेज यहाँ से ड्रैग करके लेकर आए थे तो फोटोशॉप ने हमें उसके मुताबिक एक वर्क स्पेस बना कर दी थी जो उसी कलर की होगी जो हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया होगा। तो उस पर फ़ोटोशॉप जो है वो आपकी लाई गई इमेज को पेस्ट कर देता है। तो हम इससे इस टाइम रेज़र टूल से फ़ोटो को, इमेज जो हम लेकर आए थे उसे रेज़ कर रहे हैं, और वो हमें पीछे से बैकग्राउंड कलर जो है वो विजिबल होता जा रहा है। इससे बैकग्राउंड रेज़ नहीं हो रही, वर्क स्पेस रेज़ नहीं हो रही, इससे इमेज रेज़ हो रही। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। ये हमने ब्लू कर लिया, और अब यहाँ से हम एक और इमेज ऐड करेंगे नई वर्क स्पेस में अपनी। ये देखें, और अब मैं इसे रेस करूँगा तो देखें ये ब्लू कर रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट किया था। तो एडोब फोटोशॉप ने हमें ऑटोमेटिकली जो वर्क स्पेस बना कर दी है वो ब्लू कलर की बना कर दी है। तो ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ रेज़र टूल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये इशू आता है कि हम जब रेस कर रहे हैं तो पीछे से वाइट क्यों नहीं आ रहा, वो कोई डिफरेंट कलर क्यों आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास क्योंकि बैकग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट होता है तो हमारी ये वर्क स्पेस जो है वो ब्लू कलर में होती है। तो ये याद रखिएगा ये बातें। अच्छा, तो मैं फिर से बताता चलूँ, ये ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ टूल्स में ऑप्शंस ये सेम ही होती हैं आलमोस्ट। यहाँ से हम इन चीज़ों को जो है वो एडिट वगैरह कर सकते हैं। इस टूल को साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उसका पोस्टर चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो बैकग्राउंड इरेजर टूल होता है। तो उसके लिए हम एक और इमेज यहाँ से ऐड कर लाते हैं, न्यू वर्क स्पेस में खोलें
अच्छा, इस टूल को यूज़ करते हुए आप इस ऑप्शन को हमेशा इनेबल रखेंगे। तो ये आप जो हम इमेज अभी लेकर आए हैं इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड सेम कलर की है, सिर्फ एक ही कलर है, तो ये उसे बैकग्राउंड को रेस करने के लिए ये टूल यूज़ होगा। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि ये टूल सिर्फ बैकग्राउंड को रेस कर रहा है, ये देखें, ऑब्जेक्ट को रेस नहीं कर रहा, सिर्फ बैकग्राउंड को रेस कर रहा है, क्योंकि इसका नाम भी बैकग्राउंड रेजर टूल है। तो आप इससे जो है वो बैकग्राउंड को रेस कर सकते हैं इसी तरीके से। और अगर बैकग्राउंड में अगर कोई आप ऐसी इमेज लेकर आते हैं जिसमें बैकग्राउंड में एक से ज़्यादा कलर्स हैं, तो उस सूरत में ये टूल आपको इतने एक्यूरेट रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, ये टूल उस सूरत में इतना अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो मैजिक रेज़र टूल है। तो ये टूल देखिएगा, अगर बैकग्राउंड का कलर सेम है, एक जैसा है, तो इसे रिमूव कर देगा, ये देखें। तो ये हमारे रेज़र टूल्स थे कुछ जो हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि अभी हम सिर्फ टूल्स का जो बेसिक यूज़ है, बेसिक पर्पज़ है, अभी हम सिर्फ उसे डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको आने वाले सेशंस में हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि प्रोफेशनली बैकग्राउंड को रेस किस तरह किया जाता है। जब हम अभी कोई डिज़ाइन वगैरह, कोई कार्ड्स वगैरह आपको बनाना सिखाएंगे, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड रेस करना भी सिखाएंगे।